हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, पिछले 2 से 3 साल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छे रहे और कम से कम उन्हें पेपर में तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने का मौका मिला। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से खेल बदलता हुआ दिख रहा है और 2024 के अंत तक आते आते इन्वेस्टर्स के पसीने छूटने लगे हैं। तो क्या 2025 2024 से बेटर होगा या वर्स होगा? कौन कौन से जो रिस्क हैं जिन पर इन्वेस्टर्स को खासी पैनी नज़र बनाए रखनी है, साथ में किन सेक्टर्स में हमें इन्वेस्ट करना का सोचना चाहिए और किन सेक्टर्स को हमें टोटली अवॉइड करना चाहिए, साथ ही इन्वेस्टर को आने वाले टाइम में कैसे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से रिस्क हैं जिन पर हमें पैनी नज़र बनाए रखनी है। तो उसमें से जो सबसे बड़ा रिस्क उभर कर आ रहा है इस वक्त, वो है स्ट्रॉन्ग डॉलर। तो अगर आप देखिए, डॉलर इंडेक्स जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तब से वो तेजी के से ऊपर जा रहा है और अगर हम देखें तो पिछले 2 हफ्तों में 103 से बढ़कर वो 108 के करीब हो गया है, करीब 5% का राइज हो गया। अब आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद ही हुआ था और जब उन्होंने पिछले टर्म में उन्होंने इलेक्शन जीता था तब भी ऐसा हुआ था। और ये डॉलर पिछले टर्म में कब बढ़ना शुरू हुआ था? देखिए, 2018 में वो इलेक्शन जीते थे, इफ आई एम राइट। और जो जब वो जीत कर आए तो तब वो ये टैरिफ और ट्रेड वॉर की बातें नहीं करते थे और अपने टेन्योर के 1 साल कंप्लीट होने के बाद से उन्होंने ऐसा शुरू किया। और 1 साल में उस टाइम पे 2019 की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें उनका जो डॉलर इंडेक्स है 89 से बढ़कर 96 पहुंच गया, करीब करीब 8% का राइज 1 साल में हुआ था और उसी में जो है मार्केट्स हिल गए थे। और अब देखिए, अब तो वो अभी तक उन्होंने ऑफिस भी एज्यूम नहीं किया है और उनके जीतने के एंटिसिपेशन में ही 5% डॉलर इंडेक्स बढ़ गया है। और ये क्यों बढ़ा है? क्योंकि वो लगातार टैरिफ और ट्रेड वॉर की बात कर रहे हैं और ये जो है इस पर हमें नज़र बनाए रखनी, क्योंकि डॉलर जितना स्ट्रेंथन होगा उतना पैसा दुनिया भर से निकल कर जो है यूएस मार्केट्स में पहुंचेगा। अब देखिए, इसमें अगर हम देखें कि क्यों डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, तो वो लगातार टैरिफ्स की बात कर रहे हैं। जब टैरिफ की बात कर रहे हैं मतलब कि जो इंपोर्ट सामान किया जाएगा दूसरे देशों से, उस पर टैक्स लगाया जाएगा, वो महंगा होगा और वो इससे वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इस वजह से उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, वहाँ पे डॉलर महंगा हो रहा है। अब रुपया भी इसी चक्कर में पिसा जा रहा है और हमने देखा कि किस तरीके से पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप जीतने के बाद और भी जो है तेजी के साथ रुपया में कमजोरी आई है। और अभी देखिए 85 हमने क्रॉस कर दिया है, उस पर सस्टेन भी कर रहे हैं, उससे नीचे जाने के कोई सीन भी नहीं लग रहा है। और कई इन्वेस्टर्स ऑलरेडी अब बोलना शुरू कर दिए हैं कि जो है ये रुपया 89-90 के लेवल पर जाएगा। देखिए, मैं करेंसी पे ट्रेड नहीं करता हूँ और मैं उनके टेक्निकल्स को भी स्टडी नहीं करता हूँ, लेकिन फंडामेंटल्स के बेसिस पर मेरा जो व्यू ये है कि रुपया जो है अभी रुका हुआ 85 रुपीज़ पर, तो टू सम एक्सटेंड आरबीआई उस पर इंटरवीन कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, इस वजह से रुका हुआ है। आइडियली इसको और भी वीक होना चाहिए उसकी, अगर हम ट्रू वैल्यू की बात करें। तो जैसा कि मार्केट में बोलते हैं, जो आपकी वैल्यू है सूनर और लेटर मार्केट उस वैल्यू को ही पकड़ेगा। तो कई एनालिस्ट यही बात कह रहे हैं कि अभी रुपया और भी कमज़ोर होगा और हम अगले हो सकता है 1-2 महीने में नहीं, हो सकता है साल 1.5 साल में 89-90 के लेवल को भी शायद टच कर सकते हैं। तो अब देखिए, लगातार रुपया कमज़ोर होगा तो क्या इम्पैक्ट होगा? आप जानते हैं दोस्तों कि रुपया जब महंगा होगा तो इंपोर्ट्स भी हमारे लिए महंगे हो जाएंगे। हम क्या इंपोर्ट करते हैं? सबसे ज़्यादा क्रूड इंपोर्ट करते हैं, तो क्रूड का इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्रूड से देखिए किन सेक्टर्स में हमको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसका पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे एविएशन को इफेक्ट पड़ेगा, इसके बाद ऑटो को पड़ेगा, टायर्स को पड़ेगा, एफएमसीजी को पड़ेगा, पेंट सेक्टर को पड़ेगा। तो इन सब का इम्पैक्ट ऑलरेडी इन पे जो है पड़ना शुरू होगा। पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं और उन क्वार्टर के रिजल्ट्स में अगर आप देखिए तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे नहीं हुए। मैं आपसे शेयर करता हूं कि पिछले क्वार्टर में जो Q2 के रिजल्ट्स आए उसमें 4370 कंपनीज का अगर हम टोटल प्रॉफिट्स को जोड़ दें तो
4.85 की रफ्तार से प्रॉफिट्स ग्रो किए हैं पिछले साल। इससे पिछले साल अगर हम कंपेयर करें तो वो 38% था। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम जो है प्रॉफिट में ग्रोथ हमें दिख रहा है। तो ये सारा जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, रुपया कमज़ोर होगा, तो ये सब हमारी इकोनॉमी को सीवियरली हिट करेगा। और जिन कुछ सेक्टर्स को इसका थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, उसमें आप जानते हैं दोस्तों आईटी है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें हमको थोड़ा सा फ़ायदा होगा। आईटी, टेक्सटाइल, लेदर एक्सपोर्ट, जो भी बेसिकली एक्सपोर्ट से कनेक्टेड हैं तो उनको थोड़ा फ़ायदा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि ये क्रूड को तो इम्पैक्ट करेगा और इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करेगा, इंटरेस्ट रेट्स को इम्पैक्ट करेगा। तो इस पर हमें लगातार नज़र बनाए रखनी है। दूसरा जो बड़ा रिस्क है, देखिए दोस्तों, ट्रेड वॉर का रिस्क। और ये कोई दिमाग की उपज नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है कि ट्रेड वॉर का रिस्क है। देखिए, जो पिछले टर्म में हमें देखने को मिला था डोनाल्ड ट्रंप के, वही उसी का ही रिपीट हमें इस बार भी देखने को मिल सकता है। पिछले बार वो थोड़ा बहुत बोल बाल के चुप हो गए थे, लेकिन इस बार जिस तरीके से उनकी बातें हमें सुनने को मिल रही है, तो ये ट्रेड वॉर का जो है माहौल और गरमाएगा। अब देखिए, ट्रेड वॉर में क्या है, आप कह रहे हो कि मैं कंट्रीज़ पर जो है टैरिफ लगाऊंगा, खास करके उनका इशारा चाइना की तरफ है कि चाइना को तो मैं और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा टैरिफ लगाऊंगा। अब चाइना तो चुपचाप बैठ नहीं सकता, देखिए, क्योंकि उसको भी रिएक्ट करना पड़ेगा। और उनका रिएक्शन क्या होगा? आप ज़्यादा सामान चाइना से खरीदते हो तो आप टैरिफ लगा दोगे, लेकिन चाइना तो ज़्यादा सामान अमेरिका से नहीं खरीद सकता है, तो उसके पास क्या ऑप्शन है? तो उसके पास ऑप्शन ये है कि अमेरिकन कंपनीज़ को चुन चुन के वो और गिन गिन के वो पनिश करेगा। और वो ऑलरेडी शुरू हो गया है, और ये काम उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के पिछले टर्म में भी किया था, जिसे हम कहते हैं टिट फॉर टैट जो स्ट्रैटेजी होती है। तो वो क्या कर रहे हैं, देखिए, अभी रिसेंट में आपको डेवलपमेंट बताता हूँ कि उन्होंने जो एनवीडिया की कंपनी है चाइना में, उस पर कुछ रेगुलेटरी वायलेशन का इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। अब ये तो आप समझते हैं ना कि किसी पर भी रेड मार दो, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो, ये तो भाई सब जगह होता है। तो ये उन्होंने शुरू कर दिया है। तो इट्स अ काइंड ऑफ ब्लैकमेल टैक्टिक्स कि आप हमारे ऊपर लगाओगे, हम आपकी कंपनी को भी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद देखिए, उन्होंने क्या किया है कि जो क्रिटिकल एक्सपोर्ट्स चाइना करता था, उन पर उन्होंने रोक लगा दी है। तो एक मिनरल है गैलीलियम, और ये चिप प्रोडक्शन में यूज़ होता है, तो इन पर रोक लगा दी है। साथ ही जो ड्रोन्स के प्रोडक्शन यूएस कंपनीज करती हैं, उस पर उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। तो ओवरऑल जो वहाँ की लीडिंग इंडस्ट्री है, जैसे चिप्स, उस पर वो इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस और इंक्वायरी और ये सब रेगुलेटरी इश्यूज़ ये सब लगाएंगे कि उनके प्रोडक्शन और उनके बिजनेस पर इम्पैक्ट होगा, और इस तरीके से वो इसको बैलेंस करेंगे कि आप हमारे प्रोडक्ट पर ड्यूटी लगाओगे तो हम आपके कंपनी के साथ ये कराएंगे। तो इससे क्या होगा कि पूरे बाज़ारों में उथल पुथल होगी, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, पिछले टर्म में भी उनके ऐसा हुआ था। देखिए, ये जो इस तरीके के जो लीडर्स होते हैं, चेस्ट थंपिंग के साथ मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसको सबक सिखा दूंगा, ये किसी काम के नहीं होते हैं। गवर्नमेंट्स ऐसे नहीं चलती हैं कि आप किसी को थ्रेट दें और किसी को ये करें। आपको जो करना है आप करिए, लेकिन इस तरीके के स्टेटमेंट देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है। आपको चाहिए कि आप जो है मीटिंग्स करें अपने, उनके ऑफिशियल्स, इनके ऑफिशियल्स, और साथ में बीच का कोई रास्ता निकालें, क्योंकि यहाँ पर आप तो बच जाएंगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी देश की जनता पिसेगी। इस बात को हमें समझने का ज़रूरत है। और देखिए, अगर इन दोनों कंट्रीज़ में ट्रेड वॉर शुरू हुआ तो पूरे वर्ल्ड के मार्केट्स ऐसा नहीं है कि वो शांत बैठे रहेंगे, वहाँ पर भी वॉलेटिलिटी आएगी। तो ये जो है रिस्क को हमारे बढ़ाएगा, क्योंकि कहीं किसी आपने कंपनी पर कुछ लगा दिया, और वो जो, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आज के टाइम पे सारा वर्ल्ड के बिजनेसेस इंटरलिंक्ड होते हैं, तो उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, एक डोमिनो इफेक्ट होगा, और कहीं ना कहीं जाकर वो हमारे कंपनीज को भी इम्पैक्ट करेगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक रिस्क है जिस पर हमको वॉच बनाए रखना है। तीसरा जो रिस्क है दोस्तों, देखिए कि बॉन्ड यील्ड। अब देखिए, बॉन्ड यील्ड को बहुत लोग सीरियसली नहीं लेते, उनको लगता है क्या ये तो एफडी की तरह है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन दोस्तों, यही सबसे बड़ा रीज़न है। अब देखिए, अभी जो रिसेंट हमें सेलिंग देखने को मिली है, तो बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है यूएस में, क्योंकि वहाँ पर
जो उम्मीद लगाई जा रही है कि महंगाई अब कम होने वाली नहीं है टैरिफ्स की वजह से और स्ट्रॉन्ग डॉलर की वजह से, तो इस वजह से वहाँ के बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं। अब देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं सितंबर से अगर दिसंबर की बात करें तो बॉन्ड यील्ड उनके 3.71% से 4.5% बढ़ गए 2 महीने में। ओके, आप कहेंगे यार इसमें क्या है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, आप FIIs को आपको पता है दोस्तों, लाखों करोड़ों की सेलिंग वो करते हैं, बाइंग करते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि पिछले 3 महीनों में कितने उन्होंने सेलिंग की, वो सारा पैसा निकाल कर ले जा रहे हैं। तो कहाँ लेके जा रहे हैं? वो जाकर US ट्रेजरीज में लगा रहे हैं, जो कि वर्ल्ड का सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। और अब देखिए, वहाँ पर 3.71% से 4.5% का रिटर्न मिला। और इस दौरान इंडिया में इंडेक्स हमारे कितने गिरे? 7% निफ्टी गिर गया। तो ये तो निफ्टी की बात है, स्टॉक्स तो 20-20, 25-25, 30-30% गिर गए और लार्ज कैप गिर गए। तो क्लियरली जो है ये बॉन्ड यील्ड्स ही उनको, क्योंकि पैसा तो कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा और जितना सेफ्टी मिल जाए उतना अच्छा, तो ये पैसा सारा वहाँ पर जा रहा है। तो इसलिए इस बॉन्ड यील्ड को हमें हल्के में नहीं लेना है। और जब तक ये बॉन्ड यील्ड बढ़ता रहेगा, ये सस्टेन करेगा हायर लेवल पे, तब तक जो है वापस से पैसा आने के चांसेस कम है और FIIs की सेलिंग बढ़ती जाएगी। और तो ये जो हमें गैप को ध्यान में रखना है कि बॉन्ड यील्ड कितना बढ़ रहा है और निफ्टी कितना रिटर्न दे रहा है। जब तक निफ्टी बॉन्ड यील्ड के रिटर्न्स को बीट नहीं करेगा तब तक FIIs वापस नहीं आने वाले हैं, इस बात को याद रखिए। तो दोनों के चार्ट्स जो हैं अपने कंप्यूटर पे लगा के रखिए, बॉन्ड यील्ड कितना रिटर्न दे रहा है उसे वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ ट्रैक करिए। और जब तक निफ्टी बॉन्ड यील्ड को बीट नहीं करेगा तब तक हाईली अनलाइकली है कि FIIs बड़े पैमाने पर इंडिया पे आएंगे। चौथा जो रिस्क है दोस्तों, स्टेट ऑफ इकोनॉमी। दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया कि किस तरीके से कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, साथ ही GDP फ्रंट में जो GDP बढ़ने की रफ्तार है उसमें भी फॉल आता हुआ हमें दिखा है, और साथ में जॉब्स के फ्रंट पे भी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब का भी इकॉनमी पर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब तक हम कंज्यूम नहीं करेंगे तब तक इकॉनमी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस फ्रंट पे भी हमें वॉच रखना है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर GDP का क्या परफॉर्मेंस है, कंपनी के रिजल्ट्स जो टोटल प्रॉफिट्स हैं उस पर क्या ग्रोथ हो रहा है, रेवेन्यू पर क्या ग्रोथ हो रहा है। जब तक इनमें ग्रोथ नहीं होगा या टर्न अराउंड का सीन नहीं होगा तब तक कैसे आपके स्टॉक्स रिटर्न देंगे, और अगर देंगे भी तो वो अनरियलिस्टिक रिटर्न होंगे। अभी हमारे जो RBI और FM कह रहे हैं कि भाई ये तो एक छोटा सा गिरावट है GDP के फ्रंट में, और नेक्स्ट क्वार्टर या उसके बाद वाले क्वार्टर तक हमें रिकवरी देखने मिलेगी। तो लेट्स सी, और बजट भी आने वाला है तो हमें देखते हैं कि वो कितना ग्रोथ को जो है हमारी इकॉनमी को दे सकता है। फिलहाल जो अभी सिचुएशन है इकॉनमी और कंपनी के प्रॉफिट्स की, तो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, लेकिन इस पर भी हमें नज़र बनाए रखनी है। और जो आखिरी रिस्क है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों, मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था कि किस तरीके से बैंकिंग और फिनेंस सेक्टर से ही मार्केट को सबसे ज़्यादा खतरा है, और उसकी वजह है ये माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। और अगर आप पढ़ेंगे कि जितने भी NBFCs हैं जो इन माइक्रो फाइनेंस कंपनी से डील करती हैं या उनके कस्टमर से डील करती हैं, वो सारे कह रहे हैं कि क्रेडिट में स्ट्रेस है, लोग ज़्यादा कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, डिफ़ॉल्ट्स कर रहे हैं। RBI ने भी इसके बारे में चेतावनी दी है, और मैंने दिखाया आपको कि किस तरीके से इसकी वजह से बैंकों के परफॉर्मेंस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस फ्रंट पर हमें देखना है कि क्या हो रहा है, इसके डेटा को ट्रैक करना है। RBI ऑलरेडी कुछ ऐसे मेजर्स लेने को बोल रहा है ताकि इसमें जो लेंडिंग है उसको जो है थोड़ा कंट्रोल किया जाए या थोड़ा एक्टिवली मैनेज किया जाए। रिकवरी पर स्ट्रेस देने को भी कहा है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों, वो पूरे के पूरे मार्केट को डुबा सकता है। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, डिटेल में हमने इसके बारे में बात की है। तो दोस्तों ये तो हो गया कि रिस्क्स, इन रिस्क को हमें क्लोजली ऑब्जर्व करना है, इस फ्रंट पर क्या हो रहा है। जब तक ये रिस्क बढ़ते जाएंगे हमारे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट कमाने की पॉसिबिलिटी भी कम होती जाएगी। अब एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें कहाँ पैसा लगाना चाहिए, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसे कैसे मैनेज करना चाहिए, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, स्टॉक इन्वेस्टमेंट से में जाने से पहले मैं गोल्ड के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो देखिए, गोल्ड अगर हम देखें तो पिछले 2-3 सालों से
अच्छा कर रहा है। पिछले साल तो इक्विटी ने उसको बीट किया था, लेकिन इस साल अगर आप देखिए 30% का रिटर्न गोल्ड ने दिया है। और कंपेयर टू निफ्टी का अगर आप एक साल का रिटर्न देखें तो 10% है। तो गोल्ड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अब देखिए, ये जो गोल्ड का ईयर है, ये पिछले 10 साल का, 10 कैलेंडर ईयर का बेस्ट परफॉर्मिंग ईयर है। इक्विटी मार्केट्स को भी भारी मार्जिन से 3 गुना बीट किया है। तो अब ये है कि 2025 में भी उम्मीद है कि गोल्ड आउट परफॉर्म करेगा, इक्विटी मार्केट्स को बीट करेगा। और ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, एक गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार भी 2025 में 17% का राइज एक्सपेक्टेड है। तो ये गोल्ड में तेजी इस साल क्यों आई? देखिए, आपको मैंने बताया कि रिटेल क्रेडिट में प्रॉब्लम है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, पैसे नहीं है, कम खर्च कर रहे हैं, फिर गोल्ड में कैसे इतनी तेजी आ गई? उसका कारण ये है दोस्तों कि एक तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी पैसा गोल्ड में लगाया है, और उनसे भी जो बड़े इन्वेस्टर है, जो हमारे सेंट्रल बैंकर्स हैं, वर्ल्ड के सेंट्रल बैंकर्स हैं, उन्होंने काफ़ी गोल्ड खरीदा है। हम अपने इंडिया की बात करें, आरबीआई की बात करें, तो उन्होंने, आप समझिए कि 2024 में जो गोल्ड खरीदा है वो पिछले साल के कंपैरिजन में 5 गुना ज़्यादा खरीदा है। तो इतना गोल्ड इंडिया भी खरीद रहा है, चाइना भी खरीद रहा है, और दूसरी इमर्जिंग मार्केट की कंट्रीज भी खरीद रही हैं। तो कहीं ये इशारा तो नहीं कर रहा है कि क्यों सेंट्रल बैंक्स इतना गोल्ड खरीद रहे हैं? रिटेल नहीं खरीद रहा है, लेकिन सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं। कहीं उन्हें कुछ ऐसी एंटिसिपेशन तो नहीं है कि ग्लोबल मार्केट में कुछ बड़े खतरे के कोई संकेत तो नहीं है? क्यों वो इतनी बड़ी तादाद में गोल्ड खरीद रहे हैं, ये चिंता की बात है। तो एक तो हमें थोड़ा एलोकेशन गोल्ड में करना चाहिए। अब कितना करना चाहिए डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट के बारे में। जो यंग लोग हैं, अच्छी जिनकी अर्निंग है, प्रॉब्ली दे कैन अवॉइड गोल्ड। बट जो थोड़ा 45 प्लस एज ब्रैकेट में है, तो उनको कम से कम 10% भी गोल्ड में रखना चाहिए। और मैं अपने कई हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनसे मैं जब मिलता हूँ तो वो मुझसे कहते भी हैं कि हमने गोल्ड में लिया और आज हम थोड़े खुश हैं कि हमें हमारे पोर्टफोलियो से वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें अगर हम नए इन्वेस्टमेंट्स करने हो या इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने हो तो उन सेक्टर्स में हम को कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि कुछ सेक्टर्स हमें पसंद है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसमें से एक आता है हेल्थ केयर, जिसके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ। और हेल्थ केयर में भी खास करके जो हॉस्पिटल के स्टॉक्स हैं, तो अगर आपको कभी भी बड़ी गिरावट मिलती है तो आप उन्हें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये जो स्टोरी है ये अगले 5, 7 साल, 10 साल की स्टोरी है, तो इस पर हमें कर सकते हैं। लेकिन अभी भी आप देखिए हॉस्पिटल के स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा गिरावट अभी तक भी होती हुई हमें नहीं दिख रही है। मार्केट इतना गिर रहा है। हमने अपने जो 2021 के पोर्टफोलियो थे उसमें कई सारे हॉस्पिटल के स्टॉक्स ऐड किए थे, जिसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। और इस बार भी अगर हम देखें, हमारे जो 2024 का पोर्टफोलियो है जो हमने जून में लॉन्च किया था, उसमें भी हमने अभी तक एक हॉस्पिटल का खास स्पेशल स्टॉक ऐड किया है। तो हॉस्पिटल के स्टॉक्स को एक्वायर कर सकते हैं। साथ ही देखिए दोस्तों, फार्मा की भी अब री रेटिंग हो रही है। ये भी एक सेक्टर है जिसे हम कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि इस साल अगर हम देखें, फार्मा में ऑलरेडी काफ़ी रैली हो गई है। आप देखिए, ल्यूपिन इज अप 73%, सन फार्मा इज अप 48%, डॉक्टर रेड्डी इज अप 21%, सिप्ला इज अप 21%। तो लगभग सभी फार्मा के स्टॉक्स इस साल ऊपर गए हैं। ऑलरेडी आप देखिए कि शिफ्टिंग हो चुकी है। जो हाईली ओवर रेटेड सेक्टर्स थे, जो ओवर वैल्यूड सेक्टर्स थे, वहाँ से पैसा निकालकर लोगों ने यहाँ ऑलरेडी शिफ्ट कर लिया है। और जितना मार्केट गिरेगा उतना पैसा डिफेंसिव सेक्टर्स पर आएगा। हालांकि मैं ये तो नहीं सजेस्ट करता कि इन स्टॉक्स में इमीडिएटली हमें घुस जाना चाहिए, और मैं आगे बात करूंगा कि कैसे हम अच्छे स्टॉक्स को अगले साल एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये फार्मा सेक्टर को ज़रूर कंसीडर करिए। इसमें अगर आपको कोई स्टॉक अच्छे प्राइस पर, अच्छे वैल्यू पर मिलता है तो ज़रूर आप कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही देखिए, एफएमसीजी की हम बात करते हैं, ये भी डिफेंसिव सेक्टर कंसीडर किया जाता है। तो जब मार्केट्स तेज़ी के साथ बढ़ते हैं तो ये अक्सर अंडर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं, डिफेंसिव सेक्टर होता है। तो अगर आप 2024 को देखें तो ये प्रोबेबली वन ऑफ द बॉटम परफॉर्मर्स है। लेकिन जब मार्केट गिरता है, जब मार्केट में बड़ी गिरावट होती है, तो ये अक्सर अच्छा करते हैं और लॉन्ग टर्म में ये डिसेंट रिटर्न सेफ्टी के साथ देते हैं। तो अभी इस वक्त हमारे
जीडीपी का डेटा खराब आया है, रूरल डेटा खराब आ रहा है, इकॉनमी का डेटा खराब आ रहा है, तो थोड़ा ये कंज्यूमर सेक्टर और एफएमसीजी प्रेशर में है। लेकिन इस वक्त लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि लगभग सभी बड़ी एफएमसीजी की कंपनीज नए प्रोडक्ट क्रिएशन पर ध्यान दे रही हैं और उन सेक्टर्स को टारगेट कर रही हैं जो अभी भी कंज्यूम करने की क्षमता रखता है। तो इनके फ्रूट्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, कि अगले 1 से 2 सालों में हमें शायद देखने को मिलेगा। तो ये भी सेक्टर एक है जिसे हमें कंसीडर करना चाहिए। और किन सेक्टर्स को हमें अवॉइड करना चाहिए दोस्तों, जानते हैं आप इसका क्या मेरा जवाब होगा। तो बैंकिंग और फाइनेंस से हमें बहुत ही कॉशियसली इस पर बढ़ना चाहिए। और अगर आप प्रॉफिट में हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट्स में हैं, तो थोड़ा बहुत जो है प्रॉफिट को घर पे लेकर आने का सोचना चाहिए। और मैंने आपके साथ डेटा दिखाया, पिछले वीडियो में भी दिखाया और लगातार मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इस सेक्टर में अभी हमें इतना कंफर्ट नज़र नहीं आ रहा है, तो इससे हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। अब देखिए, इसके अलावा जो है आपको अच्छे स्टॉक्स हमेशा मिलेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक गिरता है क्योंकि मार्केट गिरता है, उसकी अपनी कोई वीकनेस नहीं होती है। तो ये वो मौके होते हैं जब आप उन स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। तो ऐसे जो अच्छे स्टॉक्स आपको मिलते हैं उनको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान में रखिए दोस्तों कि कभी भी हाई वैल्यूएशंस को ईजिली जस्टिफाई मत करिए कि ठीक है इतना तो रहता ही है, इतना तो वैल्यूएशन ठीक हो जाएगी। हाई वैल्यूएशंस में आप जितना ज़्यादा लेंगे उतने ज़्यादा आपके रिस्क होंगे। तो अच्छे स्टॉक्स जो हैं, अगर आप अच्छे वैल्यूएशंस पर लेंगे तभी वो अच्छे माने जाएंगे। अच्छे स्टॉक्स को अगर हाई वैल्यूएशंस पर लेंगे तो वो अच्छे नहीं माने जाएंगे। अब आइए बात करते हैं कि कैसे हम जो है अपने पोर्टफोलियो को आने वाले दिनों में मैनेज करें। तो देखिए, मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा और आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो पहला ये है कि देखिए, हमें ऐसा नहीं है कि बाय और होल्ड करके भूल जाना है। इंडस्ट्री इतनी डायनामिक हो गई है कि हर 2-3 सालों में नए प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, नया सेक्टर आ जाता है, एक सेक्टर राजा से रंक बन जाता है, कंपनियां बैंकरप्ट हो जाती हैं। तो बहुत लंबे समय तक सोच समझ के रखना चाहिए। तो हमें जो है कोशिश करना है कि टाइमली हमें इस सेक्टर से एग्जिट भी करना है। बाय एंड होल्ड तो ठीक है, लेकिन बाय एंड सेल भी का भी हमें ध्यान रखना है। कम से कम थोड़ा प्रॉफिट हमें लेकर आना चाहिए। यूजुअली जैसा कि हमने पिछले बुल रन में देखा, कई स्टॉक्स डबल हो गए, ट्रिपल हो गए। तो 100% से ऊपर जब भी आता है तो थोड़ा हमें प्रॉफिट घर पे लेके जाना चाहिए। दूसरा देखिए, अगर लंबे टाइम तक आप स्टॉक्स होल्ड करते हैं तो आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आने वाली ग्रोथ इस सेक्टर में या स्टॉक में ऐसी होने वाली है कि आज का वैल्यूएशन अगले 3 साल तक वो जस्टिफाई करेगा। अगर आपको लगता है कि अभी के हिसाब से तो ग्रोथ सही है लेकिन अगले में डाउट है, तो वो आपको लंबे टाइम तक होल्ड नहीं करना है। तीसरी चीज़ अगर मैं आपसे कहूँ दोस्तों, तो कई इन्वेस्टर्स इसको फॉलो करते हैं, कई नहीं करते हैं। और वो ये है कि इन्वेस्टिंग में भी एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। क्यों हम अपने जो पोर्टफोलियो को जो 70-80% गिरता हुआ देखते हैं। अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैंने 1-1 लाख रुपए 10 स्टॉक्स पे लगाए, तो क्यों मैं उसे 30% से ज़्यादा गिरने दे रहा हूँ। कोई भी स्टॉक अगर 30% से ज़्यादा गिर जाता है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। हाँ, कई दफ़े ऐसा होता है कि उसमें कुछ मैनिपुलेशन होता है, ऑपरेटर का काम होता है, और ऐसा अक्सर जो लो वॉल्यूम स्टॉक्स होते हैं उसमें होता है। लेकिन कभी भी 30% का स्टॉक में गिरावट, हमेशा उसको एक जो है ना, जिसे कहते हैं एक नज़र से देखिए, शक की नज़र से देखिए कि इस स्टॉक में ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ी है। तो इट्स अ गुड टाइम, जब 30% स्टॉक गिरता है तो उसे हमें एग्जिट कर देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप 2025 में हमारे पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपके लिए स्पेशल ऑफर है 20% का डिस्काउंट। और आप स्क्रीन पर दिए हुए लिंक या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोर्टफोलियो के लिंक को विजिट कर सकते हैं, वहाँ से पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जब आप पेमेंट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिस्काउंट का ऑप्शन मिलेगा। तो
तो अगर आप चाहें तो पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जनवरी में हम इस पोर्टफोलियो में फ्रेश स्टॉक्स ऐड करने का प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको क्या लगता है 2025 का साल इक्विटी मार्केट्स के लिए कैसा रहेगा? क्या बुल्स वहाँ पर रूल करेंगे या बेयर्स का बोलबाला होगा? सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।